गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम 11th की फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। इससे पहले हमने फिजिक्स में उपयोग होने वाले महत्वपूर्ण सूत्रों के विषय में पढ़ा था। जो भी महत्वपूर्ण सूत्र मैथ वाले फिजिक्स में काम आते हैं उनके विषय में हमने आपको बताया। आज हम पढ़ेंगे फर्स्ट चैप्टर अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी सिलेबस, और फर्स्ट चैप्टर का नाम है आपके भौतिक जगत या फिजिकल वर्ल्ड। भौतिक जगत या फिजिकल वर्ल्ड। अब इसमें सबसे पहली चीज आती है, वो आती है कि साइंस, विज्ञान है क्या, विज्ञान किसे कहते हैं। 10वीं में भी पढ़ा होगा आपने इस विषय में कि विज्ञान किसे कहते हैं। विज्ञान को अंग्रेजी में क्या कहते हैं हम, साइंस। तो फर्स्ट टॉपिक आता है हमारे विज्ञान है क्या। विज्ञान सबसे पहली चीज आती है विज्ञान। तो विज्ञान अंग्रेजी के एक शब्द से मिलकर बनी हुई साइंस। विज्ञान को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, साइंस। SCIENCE, यही होता है साइंस। तो विज्ञान कहते किसे हैं जनरली। तो विज्ञान या जो साइंस है वो एक लैटिन शब्द है। कौन सा शब्द है, लैटिन शब्द सिंटिया। लैटिन शब्द सिंटिया। आपने 10वीं में पढ़ा होगा इसके विषय में। जो साइंस है वो लैटिन शब्द सिंटिया से मिलकर बना है। किससे मिलकर बना है, सिंटिया। SCIENTIA, इससे मिलकर बना है साइंस, सिंटिया से। और सिंटिया का अर्थ होता है जानना, टू नो, के बारे में जानना। सिंटिया का अर्थ क्या होता है, टू नो या के बारे में जानना। ठीक है। तो साइंस है वो लैटिन शब्द किससे मिलकर बना हुआ है, सिंटिया से मिलकर बना है। और सिंटिया का मतलब क्या होता है, के बारे में जानना। मनुष्य की जो प्रकृति होती है वो स्वाभाविक प्रकृति होती है। कोई भी हम नई चीज देखते हैं तो उनके विषय में हमको जानने की इच्छा होती है कि नहीं। कोई ऐसी चीज होती है जिसके बारे में हम नहीं जानते हैं तो हमारी स्वाभाविक इच्छा क्या होती है कि हम उसके बारे में जाने। और किसी चीज के बारे में हमारा जानने की इच्छा है और जिसमें हम जानते हैं, उसके विषय में पढ़ते हैं, वो किसके अंतर्गत आती है, साइंस के अंतर्गत आती है। किसके अंतर्गत आती है, साइंस के अंतर्गत। और साइंस में हम क्या पढ़ेंगे, हमारे आसपास जितनी भी सारी चीजें हैं, हमारे आसपास जो भी चीजें हम देखते हैं उन्हीं के विषय में तो पढ़ेंगे। तो ये जो हमारे आसपास जितनी भी सारी चीजें हम देखते हैं, महसूस करते हैं, वो सब किसके अंतर्गत आती है, प्रकृति के अंतर्गत। किसके अंतर्गत आती है, प्रकृति के अंतर्गत। और प्रकृति के अंतर्गत जितनी भी चीजें आती है उन सबका हम अध्ययन करके हम कुछ ज्ञान प्राप्त करते हैं, उसके विषय में जानते हैं कि ये फलानी चीज है, ढिकानी चीज है। तो जो विषय हमने चूज किया, चूज करने के बाद में हमने उसके विषय में पढ़ा, पढ़ने के बाद में जानकारी प्राप्त की, जानकारी प्राप्त करने के बाद में हमने निष्कर्ष प्राप्त किया कि ये फलानी चीज है। तो जो जानकारी हमने प्राप्त की उसे ही हम किसके अंतर्गत पढ़ते हैं, साइंस के अंतर्गत या विज्ञान के अंतर्गत। जैसे फॉर एग्जांपल ये मेरे हाथ में ये चौक है, ठीक है। मैं इसके बारे में कुछ नहीं जानता हूं, मेरे सामने लाया गया, मुझे सबसे पहले इसके बारे में कुछ नहीं पता है, तो मैंने धीरे धीरे इसका अध्ययन किया सबसे पहले, ठीक है। अध्ययन करने के बाद में क्या पता लगाया, ये महीन बुरादों से, छोटे छोटे कणों से मिलकर बना हुआ होता है। इसको एक शेप दी गई, बेलनाकार शेप दी हुई है। इसका उपयोग ब्लैक बोर्ड या ग्रीन बोर्ड पर लिखने के लिए किया जाता है, हैं? तो क्या है, इसको क्या कहते हैं, हम चौक कहते हैं। तो इसका अध्ययन करने के बाद में हमने पता लगाया कि क्या है ये, कि चौक है। ये भी प्रकृति के अंतर्गत आता है कि नहीं। तो ये चौक है, इसके बारे में हमने पता लगाया, इसके विषय में अध्ययन करने के बाद में हमने पता लगाया कि क्या है, एक चौक है। तो ये अध्ययन करना ही, किसी के विषय में जानना ही क्या कहलाता है, विज्ञान कहलाता है, ठीक है। तो विज्ञान की सुटेबल डेफिनेशन क्या हो जाएगी, प्रकृति के क्रमबद्ध अध्ययन से प्राप्त सुव्यवस्थित ज्ञान को ही क्या कहते हैं, विज्ञान कहते हैं। प्रकृति के अंतर्गत कोई सी भी चीज आ सकती है, ठीक है। तो प्रकृति के क्रमबद्ध अध्ययन से प्राप्त एवं सुव्यवस्थित ज्ञान को ही क्या कहते हैं, हम विज्ञान कहते हैं। अंडरस्टैंड। तो ये तो हो गया हमारा किसके विषय में, विज्ञान के विषय में। किसके विषय में, विज्ञान के विषय में। अब विज्ञान में भी हम किसके बारे में, विज्ञान में भी अब आपने पढ़ा होगा
बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स। अब हम किसके बारे में पढ़ेंगे? फिजिक्स, भौतिक विज्ञान। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा फिजिक्स क्या है, भौतिक विज्ञान क्या है। हाँ देखिए, इसके बाद आता है आपके फिजिक्स या भौतिक विज्ञान। विज्ञान के बाद में क्या आता है? फिजिक्स या भौतिक विज्ञान। अब आपसे पूछ लिया जाए कि फिजिक्स किसे कहते हैं, भौतिक विज्ञान किसे कहते हैं, ये किस शब्द से मिलकर बना है, इसका शाब्दिक अर्थ क्या है। ठीक है, तो फिजिक्स एक ग्रीक शब्द फ्यूसियस से मिलकर बना है। कौन से शब्द से? ग्रीक शब्द, ग्रीक शब्द फ्यूसियस से मिलकर बना है। फ्यूसियस। ठीक है, जो फिजिक्स या भौतिक विज्ञान है वो एक ग्रीक शब्द किससे मिलकर बना है? फ्यूसियस से मिलकर बना है। और फ्यूसियस का मतलब होता है प्रकृति। फ्यूसियस का अर्थ क्या होता है? प्रकृति। तो फिजिक्स है वो किससे मिलकर बना है? ग्रीक शब्द फ्यूसियस से मिलकर बना होता है। फ्यूसियस का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? प्रकृति। अब फ्यूसियस का मतलब प्रकृति है, तो फिजिक्स क्या है? प्रकृति के अंतर्गत आने वाली चीजों का अध्ययन करने की शाखा है। तो फिजिक्स इसकी शाखा है, विज्ञान की शाखा है कि नहीं? तो हम डेफिनेशन क्या देंगे? विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत प्रकृति एवं प्रकृति से संबंधित घटनाओं को कौन सी घटनाएं कहेंगे हम? प्राकृतिक घटनाएं। तो विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत प्रकृति एवं प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन किया जाता है, कौन सी शाखा कहलाएगी आपकी? भौतिक विज्ञान या फिजिक्स कहलाती है। ठीक है, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत प्रकृति एवं प्राकृतिक घटनाओं का, प्रकृति से संबंधित घटनाएं कौन सी घटनाएं होती हैं? प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन किया जाता है। तो वह शाखा कौन सी शाखा कहलाती है? हमारी भौतिक विज्ञान या फिजिक्स कहलाती है। ठीक है, और फिजिक्स है वो कौन से शब्द से मिलकर बना है? ग्रीक शब्द फ्यूसियस से मिलकर बना है। और फ्यूसियस का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? प्रकृति। अंडरस्टैंड? ये जनरल डेफिनेशन हो गई आपकी फिजिक्स की। और भी हम फिजिक्स को डिफाइन कर सकते हैं और भी वे में। देखो, और वे में डिफाइन करने से पहले हमको एक शब्द और आता है आपके, द्रव्य। ये द्रव्य क्या है? द्रव्य क्या है? द्रव्य, एक तो आपने द्रव पढ़ा होगा। द्रव ये तो पदार्थ की अवस्था को दर्शाता है। एक तो द्रव होता है, ठोस, द्रव, गैस, ये पदार्थ की लिक्विड अवस्था है ना द्रव। एक होता है द्रव्य। द्रव और द्रव्य दोनों अलग अलग है, ध्यान रखना। अब द्रव्य किसे कहते हैं? द्रव्य क्या होता है? ऐसा कोई पिंड हो सकता है, कोई आकृति हो सकती है, कोई निकाय हो सकता है जिसमें द्रव्यमान होता है, जो जगह घेरती है। कोई भी वस्तु को ही हम द्रव्य मान के चलते हैं। वस्तु हो, पिंड हो, निकाय हो, जिसको हम क्या मान के चलते हैं? द्रव्य मान के चलते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल चौक है मेरे हाथ में, ठीक है, तो चौक में क्या है? द्रव्यमान वजन है कि नहीं? इसको मैं कहीं पे रखूंगा तो ये जगह घेरेगा, घेरेगा कि नहीं घेरेगा? तो ऐसी कोई भी वस्तु या निकाय जिसमें द्रव्यमान होता है, आयतन होता है, या जो जगह घेरती है, ऐसी वस्तु को हम क्या कहते हैं? हम द्रव्य कहते हैं। क्या कहते हैं? द्रव्य कहते हैं। तो द्रव्य की डेफिनेशन क्या हो जाएगी? द्रव्य किसे कहेंगे हम? प्रत्येक वस्तु जिसमें द्रव्यमान होता है या जिसमें आयतन होता है, वो वस्तु जिसको हम प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से ज्ञानेंद्रियों द्वारा अनुभव करते हैं, ऐसी वस्तु को हम क्या कहते हैं? द्रव्य कहते हैं। ठीक है, जिसको हम अनुभव करके बता सकते हैं, देख के बता सकते हैं, ऐसी वस्तुओं को हम क्या कहते हैं? द्रव्य। हवा भी द्रव्य के अंतर्गत आती है। ठीक है, तो द्रव्य किसे कहेंगे? ऐसी वस्तु जिसमें द्रव्यमान होता है, जिसमें आयतन होता है, तथा जिसका हम प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से ज्ञानेंद्रियों द्वारा अनुभव कर सकते हैं, ऐसी वस्तु को कौन सी वस्तु कहते हैं हम बच्चों? द्रव्य कहते हैं। क्या कहते हैं? द्रव्य। और ज्ञानेंद्रियों द्वारा अनुभव का मतलब, ज्ञानेंद्रिया कितनी होती है हमारी? 5 होती है ना ज्ञानेंद्रिया। आंख, कान, नाक, जीभ और त्वचा। आंख से भी हम देख के अनुभव करते हैं, नाक से सूंघ के अनुभव करते हैं, कान से सुनकर, जीभ से चखकर, और त्वचा से। त्वचा भी हमारी ज्ञानेंद्रिय। 5 ज्ञानेंद्रिय होती है हमारी, आंख, कान, नाक, जीभ और त्वचा।
त्वचा से हम किसका अनुभव करते हैं? ठंडे और गर्म का। ठीक है, किसी वस्तु को हम देख के थोड़ी बता सकते हैं, टच करके ही बताएंगे ठंडे है या गर्म है। ठीक है, कोई भी तार में करंट बह रहा है तो करंट हम देख के बता सकते हैं क्या? टच करके बता सकते हो आप? तो ये ज्ञानेंद्रिय, इनकी सहायता से हमको ज्ञान का प्राप्ति होती है। ज्ञानेंद्रिय किसे कहते हैं? जिनकी सहायता से ज्ञान प्राप्त होता है वो ज्ञानेंद्रिय होती है। ठीक है, तो द्रव्य किसे कहेंगे? वह वस्तु जिसमें द्रव्यमान होता है, जिसमें आयतन होता है तथा जिसका हम प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से ज्ञानेंद्रियों द्वारा अनुभव करते हैं, वो वस्तु क्या कहलाती है? द्रव्य कहलाती है। और वो वस्तु द्रव्य कहलाती है। अब द्रव्य के आधार पर यदि हमको भौतिक विज्ञान की डेफिनेशन देनी हो तो कैसे देंगे? ठीक है, तो क्या कहेंगे हम? द्रव्य के आधार पर भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत द्रव्य, ऊर्जा, द्रव्य के अलावा ऊर्जा आप जानते हो, कार्य करने की दर या क्षमता को क्या कहते हैं? हम ऊर्जा कहते हैं। तो भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें द्रव्य, ऊर्जा तथा ऊर्जा के विभिन्न स्वरूपों का और ऊर्जा का द्रव से अन्योन्य क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। किस किस का? द्रव्य का, ऊर्जा का, ठीक है, और ऊर्जा के विभिन्न स्वरूपों का, ऊर्जा के स्वरूपों का और द्रव की अन्योन्य क्रियाओं का, द्रव्य की अन्योन्य क्रियाओं का। अन्योन्य क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, तो वो शाखा भी क्या कहलाती है? भौतिक विज्ञान कहलाती है। ठीक है, इस आधार पर भी हम डिफाइन कर सकते हैं भौतिक विज्ञान किसकी शाखा है? विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत द्रव्य, ऊर्जा, ऊर्जा के विभिन्न स्वरूपों का एवं द्रव की अन्योन्य क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। वो शाखा क्या कहलाती है? फिजिक्स या भौतिक विज्ञान कहलाती है। क्या कहलाती है? फिजिक्स या भौतिक विज्ञान कहलाती है। ठीक है, द्रव्य मैंने बताई थी आपको। ऊर्जा किसे कहते हैं? ऊर्जा आप जानते हो, किसी वस्तु या व्यक्ति द्वारा कार्य करने की क्षमता को ही हम क्या कहते हैं? उसकी ऊर्जा कहते हैं। क्या कहते हैं? ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, ऊर्जा के स्वरूप का मतलब ऊर्जा के विभिन्न प्रकार होते हैं। ऊर्जा कितने प्रकार की होती है हम जानते हैं। कोई ध्वनि ऊर्जा, कोई रासायनिक ऊर्जा, कोई प्रकाश ऊर्जा, बहुत सारी ऊर्जाएं होती है। तो ऊर्जा के विभिन्न स्वरूपों को जिनका हम अध्ययन करते हैं वो किसके अंतर्गत करते हैं? भौतिक विज्ञान के अंतर्गत ही हम इनका अध्ययन करते हैं। ठीक है, अब देखो एक और संबंध दिया था आइंस्टीन का, द्रव्यमान ऊर्जा संबंध। द्रव्यमान और ऊर्जा में क्या संबंध होता है? आइंस्टीन का द्रव्यमान ऊर्जा संबंध। आइंस्टीन का द्रव्यमान ऊर्जा संबंध। अभी आइंस्टीन क्या है? एक वैज्ञानिक का नाम है। आइंस्टीन किसका नाम है? एक वैज्ञानिक का नाम है, जिन्होंने क्या बताया कि द्रव्य, जो द्रव्य अभी हमने पढ़ा उसमें द्रव्यमान और ऊर्जा दो राशि हैं। एक तो द्रव्यमान और ऊर्जा दोनों मूल रूप से एक ही राशि होती है। आइंस्टीन ने क्या बताया? द्रव्यमान, किसी वस्तु का द्रव्यमान और ऊर्जा दोनों क्या होती हैं? एक ही राशि होती है। द्रव्यमान और ऊर्जा क्या होती है? एक ही राशि होती है। अर्थात द्रव्यमान को ऊर्जा में रूपांतरित किया जा सकता है और ऊर्जा को द्रव्यमान में रूपांतरित किया जा सकता है। ये किसने बताया? आइंस्टीन ने। और आइंस्टीन के इस संबंध को हम कहते हैं आइंस्टीन का द्रव्यमान ऊर्जा संबंध, और इसको दर्शाते हैं E बराबर mc²। ये आइंस्टीन का द्रव्यमान ऊर्जा संबंध है। E तो होती है एनर्जी, E का मतलब एनर्जी, ऊर्जा। M का मतलब होता है मास, M का मतलब क्या होता है? मास, एनर्जी, मास। और C क्या है? C होता है प्रकाश का वेग।
सी आपने पढ़ा होगा प्रकाश का वेग 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, 10वीं में पढ़ा होगा। ठीक है, तो द्रव्यमान ऊर्जा संबंध क्या होता है, E बराबर mc²। क्या होता है, E बराबर mc²। मतलब द्रव्यमान को आइंस्टीन ने क्या बताया, द्रव्यमान और ऊर्जा एक ही राशि है, दोनों को हम अलग अलग विभक्त नहीं कर सकते। किसके अकॉर्डिंग, आइंस्टीन के अकॉर्डिंग द्रव्यमान और ऊर्जा दोनों एक ही राशि हैं, दोनों को अलग अलग डिफाइन नहीं किया जा सकता है। अर्थात द्रव्यमान को ऊर्जा में बदल सकते हैं और ऊर्जा को द्रव्यमान में बदल सकते हैं। इसके आधार पर आइंस्टीन ने क्या बताया कि E बराबर क्या होता है, mc²। ठीक है, किसी भी आपको पिंड का द्रव्यमान दे रखा है और उसकी ऊर्जा आपसे पूछे तो क्या हो जाएगा, E बराबर mc²। और यदि द्रव्यमान ऊर्जा दे रखी हो और उसका द्रव्यमान निकालना हो तो c² नीचे चला जाएगा। तो इस संबंध के आधार पर, आइंस्टीन के द्रव्यमान ऊर्जा संबंध के आधार पर हम वस्तु की ऊर्जा भी ज्ञात कर सकते हैं और उसका द्रव्यमान भी ज्ञात कर सकते हैं। C का मान फिक्स होता ही है। ये हो गया आइंस्टीन का द्रव्यमान ऊर्जा संबंध। ठीक है, तो ये जनरल चीजें थी फिजिक्स के विषय में, जो कि हम आगे पढ़ेंगे। तो फिजिक्स में हमने द्रव्य पढ़ लिया, फिजिक्स की डेफिनेशन पढ़ ली, फिजिक्स का शाब्दिक अर्थ पढ़ लिया, कौन से शब्द से मिलकर बना हुआ ये पढ़ लिया, और आइंस्टीन का द्रव्यमान ऊर्जा संबंध पढ़ लिया। ठीक है, इसके बाद आता है फिजिक्स की शाखाएं। फिजिक्स के बारे में हो गया जनरल रिलेशन, अब आता है फिजिक्स की शाखाएं, टाइप्स ऑफ फिजिक्स। टाइप्स ऑफ फिजिक्स। फिजिक्स के प्रकार। तो फिजिक्स की मुख्यतः 2 शाखाएं हैं। फिजिक्स की कितनी शाखाएं हैं, 2 शाखाएं हैं। एक तो है चिरसम्मत भौतिकी और एक है आधुनिक भौतिकी। नंबर 1 क्लासिकल फिजिक्स। क्लासिकल फिजिक्स जिसको हम कहते हैं चिरसम्मत भौतिकी। चिरसम्मत भौतिकी। इसके बाद आता है नंबर 2 मॉडर्न फिजिक्स। मॉडर्न फिजिक्स, इसको हम कहते हैं आधुनिक भौतिकी। आधुनिक भौतिकी। ये टाइप ऑफ फिजिक्स या क्लासिफिकेशन ऑफ फिजिक्स, फिजिक्स का वर्गीकरण। क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन ऑफ फिजिक्स। ठीक है, क्लासिफिकेशन का मतलब फिजिक्स का वर्गीकरण। फिजिक्स को मुख्यतः कितने भागों में बांटा है, तो फिजिक्स को मूल रूप से कितने भागों में बांटा है, 2 भागों में। पहला भाग तो क्या है, चिरसम्मत भौतिकी, दूसरा भाग है आधुनिक भौतिकी। चिरसम्मत को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, क्लासिकल फिजिक्स, और आधुनिक को क्या कहते हैं, मॉडर्न फिजिक्स। ठीक है, अब देखिए क्लासिकल और मॉडर्न फिजिक्स है क्या। क्लासिकल और मॉडर्न फिजिक्स है क्या, तो मैं जनरली आपको बता देता हूं कि चिरसम्मत भौतिकी तो किसे कहते हैं। एक तो होता है सन 1900, इसमें समझने की चीज है सन 1900। सन 1900 से पहले फिजिक्स के अंतर्गत या भौतिक विज्ञान के अंतर्गत जितनी भी सारी खोजें हुई हैं, जिन भी चीजों के बारे में हमको पता लगा है, वो सारी चीजों का अध्ययन किसके अंतर्गत करते हैं, चिरसम्मत भौतिकी के अंतर्गत। सन 1900 पहले की और सन 1900 से बाद की जितनी भी फिजिक्स की खोजें हैं, उनका अध्ययन किसके अंतर्गत करते हैं, हम आधुनिक भौतिकी के अंतर्गत। किसके अंतर्गत करते हैं, आधुनिक भौतिकी के अंतर्गत करते हैं। तो आपसे पूछा जाए कि भाई क्लासिकल फिजिक्स किसे कहेंगे या चिरसम्मत भौतिकी किसे कहेंगे, तो भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत सन 1900 पहले की भौतिक घटनाओं का या भौतिक संबंधों का या भौतिक खोजों का अध्ययन किया जाता है, वो शाखा कौन सी होती है, चिरसम्मत भौतिकी।
कौन सी होती है? चिरसम्मत भौतिकी। सन 1900 से पहले जितनी भी सारी खोजें हुई हैं फिजिक्स के अंतर्गत, उनका अध्ययन किसके अंतर्गत करेंगे? चिरसम्मत भौतिकी। और मॉडर्न फिजिक्स या आधुनिक भौतिकी किसे कहेंगे? फिजिक्स की वह शाखा जिसके अंतर्गत सन 1900 के बाद में जितनी भी भौतिक घटनाएं या भौतिक खोजें हुई हैं 1900 से बाद से अब तक वर्तमान में जितनी भी चल रही है वो सारी किसके अंतर्गत आती है? आधुनिक भौतिकी के अंतर्गत। समझ गए? तो क्लासिकल में तो सन 1900 पहले की खोजें और मॉडर्न में सन 1900 से बाद की खोजों का अध्ययन हम करें। ठीक है? तो अब हम दोनों के बारे में डीपली में पढ़ेंगे कि चिरसम्मत भौतिकी के अंतर्गत तो किस किस के विषय में पढ़ेंगे और आधुनिक भौतिकी के अंतर्गत किस किस के विषय में पढ़ेंगे। तो ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। कब पढ़ेंगे? नेक्स्ट क्लास में। इन दोनों को डीपली रूप से पढ़ेंगे। ठीक है? थैंक यू। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर